जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दिवाकर यादव, अमन सिंह चौहान, अंकित चौबे, पूजा मीना, अंकित यदुवंशी, फयाज, अभिजीत, नरेंद्र, काजल, कमल, दुर्गेश, राहुल, हर्ष, सोनू, राजीव, मनोज, नाशिर, राजेंद्र, गजेंद्र, सबका बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास यानी हिस्ट्री में गांधी युग को, और गांधी युग पढ़ते हुए हम आगे चल रहे थे आपका, जिसमें मैं आपको बता चुका था ये पूना पैक्ट आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद में हम लोग पहुंचे थे आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो मैंने आपको बताया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। चूंकि हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बीच में वो चीज़ें ऐड थी, तो उन चीज़ों को मैंने हटा दिया। उनको मैं जब बैक एंड में आपको होम रूल आंदोलन वगैरह जब मैं लेके जाऊंगा तो वापस उस समय उस घटना का जिक्र मैं करूंगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। गांधी युग को पढ़ रहे थे तो गांधी जी कंटिन्यू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला? तो आप कहेंगे 17 अक्टूबर 1940 को चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दरअसल में क्या हुआ, क्योंकि आप लोग जानते सविनय अवज्ञा विफल हो चुका था। सविनय अवज्ञा के जो फायदे हमको मिलने चाहिए थे, जो डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे हम अंग्रेजों से, वह नहीं मिला हमको। और नहीं मिला तो फिर गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया कि भाई इसको आंदोलन को व्यक्ति खुद लीड करेगा। आपको जिला कलेक्ट्रेट पे जाना है, ब्रिटिश सरकार के बारे में बात करनी है कि उनकी क्या नीतियां हैं जो गलत है, उस बारे में बात करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने बोला इस तरह से हर आदमी जिला कलेक्ट्रेट में जाए, शांतिपूर्ण अपनी बात रखे और फिर अपनी गिरफ्तारी दे। तो व्यक्तिगत आंदोलन इस देश में चला, जिसमें सबसे पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। आप लोगों को पता होना चाहिए विनोबा भावे जी के बारे में। कहां से शुरू हुआ था? पवनार, महाराष्ट्र से यह आंदोलन शुरू हुआ। और विनोबा भावे जी के बारे में ये बात जान लीजिए, गांधी जी के बाद में किस व्यक्ति को गांधी जी का उत्तराधिकारी माना गया? तो मतलब गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं कि जो इमेज गांधी जी की रही थी ना, गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो गांधी जी की जो इमेज रही वो बाद में, देश की आज़ादी के बाद में, क्योंकि आप लोगों को पता है गांधी जी को तो आपका नाथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दिया उनका। तो क्या बोलेंगे गांधी जी के राजनीतिक क्या बोलेंगे आप इनको? उत्तराधिकारी। तो गांधी जी की जो इमेज बाद में रही वो ऐसी इमेज चलाई किसने? आपका, आप कहेंगे जी विनोबा भावे। विनोबा भावे हमारे देश में भूदान आंदोलन के प्रणेता है। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया। आप कहेंगे भैया ये भूदान आंदोलन क्या था? दरअसल में इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति लोग हैं, ठीक है, पूंजीपति लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, उनको जमीनें स्वतः ही उन लोगों को दे देनी चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है। यानी कि जिनके पास बहुत है, अगर वो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन लोगों को देते जाएं जो आजीविका के लिए मेहनत करते हैं, जिनके लिए खाना भर कमाना एक बड़ी समस्या है। तो उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है वहां से वो प्रसिद्ध भी हुआ और बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीन जान दी गई, जिसमें पोचमपल्ली गाँव में पहली जमीन भूदान के रूप में, भू मतलब जमीन का दान किया गया। तो ये गांधी जी के बाद में उसी तरह के सत्याग्रही रहे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन रहे इसमें? दूसरी गिरफ्तारी किसकी हुई थी? जवाहरलाल नेहरू। बीपीएससी ने पूछा था तीसरे सत्याग्रही कौन है, तो तीसरे बने ब्रह्मदत्त। ये गांधी जी का एक व्यक्तिगत आंदोलन है जिसके बारे में प्रश्न एक ही पूछा जाता है कि किस वर्ष का, वर्ष कभी ना भूले आप, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को दोस्त चला आपका भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो अंग्रेजों ने क्या प्रॉमिस किया था? गांधी जी ने बोले यस और नो। क्या गांधी जी ने स्वयं लोगों को भर्ती कराया था कि भाई ब्रिटिशियर्स के साथ लड़ो और इसके बदले में ये लोग क्या करेंगे, हमको स्वाधीनता की मांग जो है उसको आसानी से बढ़ाने में हम लोग कामयाब होंगे? ऐसे ही दोस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? आप लोग जानते होंगे 1939 से 42 तक चला। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब फिर से क्या था कि ब्रिटिशियर्स को फिर से जरूरत थी, अंग्रेजों को फिर से जरूरत थी सैनिकों की, और भारतीय सैनिकों को लड़ाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, यहाँ मुझे बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जब चला 1942 में वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे भैया 1942 में वायसराय था लिनलिथगो। 1936 से 1943 तक था लिनलिथगो। ठीक है, तो लिनलिथगो वायसराय था। उसने एक घोषणा कर दी कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारे साथ है। अब सबने उससे पूछा भैया तुमने किससे पूछ के ये बोल दिया?
हम तो नहीं है तुम्हारे साथ में। तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, और जो आपने प्रोमिसेस किए वो पूरे किए नहीं आपने, तो हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने अंग्रेजों के साथ लड़ने से नकार दिया। देश के जितने भी नेता थे, कांग्रेस आदि, सबने बहिष्कार कर दिया कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों के साथ बिल्कुल नहीं है। लिलिथगो ने घोषणा कर दी कि भैया ये हमारे साथ हैं। अब तो बड़ी दिक्कत आ गई वैश्विक स्तर पर कि भाई वहां से तो आपका परमिशन मिली है, उन्होंने तो बोला है कि भाई हमारे साथ है। तो भारतीयों को मनाने के लिए एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आप जानते होंगे भारत कब आया, क्या ईयर है इसका, पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे। क्रिप्स मिशन 1942। ये दरअसल में आया क्यों, इसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि क्रिप्स मिशन इसलिए भारत में आया कि वह सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय शामिल हों, इस बात के लिए कि भारतीयों को मनाने के लिए आया कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देना होगा। लेकिन क्रिप्स मिशन को इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी, ठीक है, कोई सफलता नहीं मिली। सर जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सॉरी 42 लिख दिया मैंने, 45 होगा, 42 वो भारत छोड़ो आंदोलन के, 45 होगा, एकदम से ठीक है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। 42 गलती, 1939 से 1945 होगा, 6 वर्षों तक चला है। पहला 1914 से 18 चला है, ठीक है। अच्छा, इस समय ये जो आपका शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ये ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक नहीं, इसको ग्वालियर टैंक मैदान बोलेंगे, और एक ग्वालियर टैंक मैदान आपका पड़ता है मुंबई में, ठीक है। इस मैदान में घोषणा की गई, ठीक है। अरुणा आसफ अली थी, जहां इन्होंने क्या कर दिया कि झंडा फहरा दिया कांग्रेस का। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहरा के इस आंदोलन को शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। इसी के दौरान गांधी जी ने कहा करो या मरो, और यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, किन्होंने, लाल बहादुर जी ने कहा था मरो नहीं मारो, लाल बहादुर जी ने कहा। और ये दोनों नारे इसी दौरान किसने दिए, गांधी जी ने दिए, ठीक है। ये दोनों नारे किसके हैं, गांधी जी ने दोनों नारे दिए। ब्रिटिश सरकार ने अपना ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, और ऑपरेशन जीरो आवर चला के गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा आगा खां पैलेस में, ठीक है, आगा खां पैलेस में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सारे जितने भी राजनीतिक लोग थे, मतलब अगर मैं बात करूं मास मूवमेंट सबसे बड़ा था ये। अगर हम बात करें भारत का स्वतंत्रता के लिए हुआ सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई इसमें लीडरशिप किसी की नहीं होगी, ये आंदोलन बस चलता रहना चाहिए, नहीं तो नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता और आंदोलन क्या हो जाता है, वह खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, गांधी जी को बंदी बना लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि उसकी डेट पर फोकस करना जरा। ये 8 अगस्त एसएससी के द्वारा मानी गई एक डेट है, दरअसल में वो सही डेट नहीं है, सही डेट 9 अगस्त थी, लेकिन अब एग्जाम में 8 अगस्त ही मानी जाती है। 9 अगस्त 1925 को देश में एक घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि ये अभी बैकएंड में जब लेके चलूंगा मैं आपको, काकोरी कांड, जिसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, काकोरी एक्शन। हमने कहा कि कांड नहीं है कोई, ये हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमारे देश की जरूरतों के या देश की स्वतंत्रता के लिए किया, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को मित्र क्या हुआ, काकोरी एक्शन हुआ। तो गांधी जी इसी 9 अगस्त की वर्षगांठ पर, यानी कि कितने वर्षों के बाद में, आप लोग देख सकते हैं 17वीं वर्षगांठ थी काकोरी की। अब चूंकि युवा लोगों का बड़ा सपोर्ट था इस काकोरी एक्शन को, ठीक है, तो गांधी जी की जो मंशा थी वो थी कि भाई इसके 17वीं वर्षगांठ पर हम चलाएं, यानी 9 अगस्त होगी जो उसकी वर्षगांठ होगी, क्योंकि युवाओं का बहुत जोश था। काकोरी एक्शन जो किया, काकोरी एक्शन एक हमारे देश में संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। उसका जो पूर्वगामी संगठन था वो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैं पढ़ाऊंगा उनको आपको। तो HRA के सदस्यों ने एक काम किया, और HRA में सारे लोग वो थे जो आपका, अगर मैं बात पर करूं आपसे, राष्ट्रवादी, ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से समर्थित लोग थे, यानी जो क्रांति के दम पर देश को आजाद करना चाहते थे। जैसे जिनमें से प्रमुख व्यक्ति भगत सिंह भी थे। जब वो शुरू में जुड़े इस क्रांतिकारी आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो उनकी भी तमन्ना ये थी कि भाई बंदूक और बम के दम पर हम इस देश को स्वाधीन कराएंगे, या इस देश को हम स्वतंत्र कराएंगे। चंद्रशेखर आजाद उन्हीं सदस्यों में से थे, HRA के सदस्यों में से। रामप्रसाद बिस्मिल उन्हीं सदस्यों में से थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई, ठीक है। नाथूराम गोडसे जी के 3 भाई लेखपाल परीक्षा में पूछे गए थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल गोडसे।
अच्छा जी, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि नाथूराम गोडसे ने क्यों हत्या कर दी गांधी जी की। तो आप सब लोग जानते होंगे नाथूराम गोडसे ने इस लिए आपका ऑडियो भी लॉन्च किया। ऑडियो मतलब, ऑडियो से मतलब है कि आज यूट्यूब पे वो ऑडियो है, और उन्होंने अपने पत्र पे क्या लिखा है, ठीक है। अपने पत्र पे क्या लिखा कि उन्होंने जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी का अंतिम शब्द है हे राम, वो अपने प्रार्थना स्थल पर थे जब आपका बिड़ला भवन में, तो प्रार्थना करने के लिए वो जा रहे थे आपका, और प्रार्थना करके जब लोग उनसे मिलने के लिए खड़े रहते थे गांधी जी, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था, इस समय देश आज़ाद हो चुका था, तो लोग मिलने जाते थे और गांधी जी जाते थे अपनी क्या करने, आपके जो पूजा अर्चना करने वो जाते थे, मतलब शांति सभा उनकी एक शाम के समय होती थी। उसमें से वो आए, उन्होंने गांधी जी के पैर छुए और गांधी जी 3 गोलियां मार दी उन्होंने, हे राम कह के गांधी जी जमीन पर ढेर हो गए। तो नाथूराम गोडसे का अपना एक पक्ष था। नाथूराम गोडसे जिसको ऊपर बहुत आप लोग आज देश में देखते होंगे, उनको आरएसएस पक्ष का कहा जाता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं आपको साउथ में या पूरे देश में आपको मिलेंगे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, वो आज भी आपको नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कहते हुए मिलेंगे, ठीक है। उनकी नज़र में बोलते ना, मैंने आपको कहा कि आप किसी चीज़ के एक पक्ष में हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ के विपक्ष में स्वतः हो जाते हैं। तो आप यदि गोडसे के पक्ष में तो आप गांधी जी के विपक्ष में खुद हो जाते हैं, और आप गांधी जी के पक्ष में यदि हैं तो गोडसे के विपक्ष में हो जाते हैं। तो गोडसे के कहने के बहुत सारे कारण थे। गोडसे जैसे उन्होंने एक पक्ष दिया कि जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि भारत आज़ाद हुआ तो दोस्त भारत का विभाजन भी हुआ, ये बात तो सब लोग जानते हैं। भारत के 2 हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है उनका और बड़ा तार्किक प्रश्न भी है, इसके लिए मुझे समय लगेगा थोड़ा सा। तो बड़ा तार्किक प्रश्न उनका ये था, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रश्न किया। तो एक तो ये बात कि भाई भारत के विभाजन से फायदा किसको हुआ, ये बड़ा आज तक भी बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। आप भी इस बारे में सोचना। और भारत के विभाजन के लेकर के कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी पुस्तकों का निचोड़ भी ये है कि भारत विभाजन जो किया गया, जिस बुनियाद पर किया गया, उस भारत विभाजन का तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमने अपनी सीमाएं असुरक्षित कर दी। और एक तरफ से हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमेशा रहते हैं कि पाकिस्तान का समर्थन चीन करता है, तो भारत की सीमाएं एक तरफ से असुरक्षित रहती हैं। तो फिर ये भारत विभाजन किया क्यों गया था, ठीक है। तो उनका एक पक्ष तो ये था। दूसरा पक्ष ये था कि भारत विभाजन के बाद में गांधी जी की एक मांग ये थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत विभाजन के समय आपका अगर मैं आपको बताऊं तो कितने पाकिस्तान बने थे? 2 पाकिस्तान बने थे। एक पाकिस्तान तो इधर था जो आज आप जानते हैं, एक पाकिस्तान इधर था, मतलब 2 पाकिस्तान बने थे। इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो आज बांग्लादेश है। 1971 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसको बांग्लादेश बना दिया था, ठीक है, स्वतंत्र करके। पहले 2 थे, कहने का मतलब है। अब 2 थे तो इन पाकिस्तान की मांग थी कि एक दूसरे को एक गलियारे से भी जोड़ना चाहते थे, और मतलब कि एक कॉरिडोर से जोड़ना चाहते थे जो लगभग आपका 10 किलोमीटर का चौड़ा एरिया होगा और यहां से यहां इस वाले क्षेत्र को जोड़ेगा। कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ा जाएगा, एक गलियारे से जोड़ा जाएगा। और गांधी जी लगभग इस बात से सहमत थे कि हाँ, दोनों देशों की सहमति, दोनों देशों के लिए गलियारे की आवश्यकता है और इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो जो लोग राष्ट्रवाद के समर्थित लोग थे, उनको पता था कि भाई एक तो विभाजन सबसे बड़ी समस्या ये बना, और साथ में अब हमारे देश की जमीन यहाँ बीच में से भी जाएगी, तो ये लोग क्या होंगे, देश में असुरक्षा की भावना हो जाएगी, इधर वाला देश बटा रह जाएगा, इधर वाला अलग हो जाएगा, ये सब इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। साथ में आप लोग जानते ही होंगे कि जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को पैसे भी दिए गए उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो देश का एक वर्ग उससे भी नाराज था कि भाई अगर पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और ये अलग होकर अपने बाहुल्य क्षेत्रों की मांग कर रहे हैं तो इनको पैसे क्यों दिए जाएं। लेकिन गांधी जी का मानना यह था कि भाई इसी देश के, इसी भूमि के नागरिक हैं, तो उनको भी स्थापित होने के लिए पैसे चाहिए और धन की जो आवश्यकता है, एक बड़ा भाई होने के नाते भारत का ये कर्तव्य बनता है कि वो पाकिस्तान की मदद करे उन स्थितियों में। तो वो तो उनका तो सोचने का नजरिया अलग था। वो तो आपका, मैंने बताया ना, अहिंसात्मक तरीके से कि भाई किसी प्रकार की अहिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एक पक्ष और था कि ये कहते कि जब भारत विभाजन के समय आपके दंगे हुए तो गांधी जी की एक्टिविटी उन क्षेत्रों में देखी गई जहां मुस्लिम मतलब कम थे, जहां मुस्लिमों पर अत्याचार ज्यादा हुए, और जिन क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए वहां गांधी जी की प्रेजेंस नहीं मिलती। ये सब कहा गया है अपनी दलील में, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे, जो मैंने बोला है।
उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी की कहीं भी प्रेजेंस वहां क्यों नहीं मिलती जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मुस्लिम अत्याचार पर ही गांधी जी की प्रेजेंस क्यों मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गांधी जी का विरोधी हूं, उन्होंने कहा मैं गांधी जी की जो मार्ग है उसका मैं पालन करता हूं, लेकिन गांधी जी की जो ये कमियां, ये खामियां हैं, उनकी वजह से हमको ये एक्शन लेना पड़ा, नहीं तो ये यात्रा आगे चलती रहती और शायद देश को कितना नुकसान पहुंचाती। और कह करके उन्होंने मार दिया। ठीक है, बाद में ये उनका, बाद में उनको डेथ सेंटेंस मिला, फांसी हुई है नाथुराम गोडसे को। ठीक है, अच्छा, अब बीच में हम लोग पढ़ेंगे सरदार भगत सिंह जी के बारे में। ठीक है, भगत सिंह जी दोस्त हमारे, अगर मैं बात करूं, मतलब इनकी जो इमेज है, इनकी जो छवि है, हर भारतीय के दिल में बड़ा सम्मान मिलेगा सरदार भगत सिंह जी के लिए। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, भैया फांसी तो बहुत सारे लोगों को हुई, रामप्रसाद बिस्मिल जी को इनसे पहले फांसी हुई काकोरी एक्शन में, तो इन्हीं को ये ही क्यों इतने पॉपुलर हैं? सरदार भगत सिंह जी, इनके साथ में तो फांसी राजगुरु और सुखदेव जी को भी हुई। भारत में भैया 6 लाख लगभग लोग शहीद हुए इस भारत को आजाद कराने में, तो ज्यादा पॉपुलर सरदार भगत सिंह जी की ही क्यों है? ये बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन और फिर इसी में हमारा बीच में आएगा कि गांधी जी क्या भगत सिंह बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे, कराची अधिवेशन में लोगों ने काले झंडे गांधी जी को क्यों दिखाए, आदि सारे प्रश्नों को, और भगत सिंह जी इतने पॉपुलर क्यों हैं, और भगत सिंह जी को देश इतना प्रेम क्यों करता है, आखिर उनकी सोच क्या थी। ठीक है, क्या विचारधारा उनकी थी कि आज उनको इतना सम्मान मिलता है, क्या सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक गोली के दम पर इस ऐसी सोच रखते थे कि भारत को आजाद कराया जाए, गोली और बारूद के बम पर, गोली बारूद बंदूक के दम पर, क्या सिर्फ इस बात के लिए उनको इतना सम्मान मिलता है, या कुछ और उनकी सोच या समझ थी जिसकी वजह से उनको इतना सम्मान मिलता है? देखेंगे जरा ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, अभी गांधी जी खत्म नहीं हुए भैया, गांधी जी मतलब अभी चल रहे चैप्टर, अभी हम रिलेट करेंगे बहुत सारी चीजों को। ठीक है, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी, इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म 28 सितंबर 1907 को, और इनका शहीदी दिवस है 23 मार्च 1931 को। सारी कहानी सुनेंगे बहुत अच्छे से। जन्म स्थान इनका बंगा गांव का नाम है इनके का, लायलपुर पंजाब में। जलियांवाला हत्याकांड इनके समय पर ही हुआ। मुझे बताएंगे जलियांवाला हत्याकांड के समय इनकी कितनी उम्र रही होगी? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। अब यहां पर इनके कैरेक्टर को समझने के लिए कुछ चीजें हैं। हमने बचपन में कहानी पढ़ी, भगत सिंह जो पिताजी हैं अपने किसी मित्र के साथ टहल रहे थे, तो किसी छोटे से बच्चे में कितना कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा हो सकता है, ये को आपको समझना होगा। तो आपने सुनी वो एक छोटी सी कहानी कि वो छोटे छोटे तिनकों को गाड़ रहे थे, लकड़ियों को गाड़ रहे थे, तो उनके पिताजी के मित्र ने प्रश्न किया था कि भगत सिंह तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं क्रांति होगी, उस क्रांति के लिए मैं बंदूकें बो रहा हूं, मतलब कि मैं बंदूकें लगा रहा हूं और ये बंदूकें बड़ी होंगी और क्रांति में हमारे में काम आएंगी। तो कहने का मतलब है कि बचपन से राष्ट्रवाद एक बच्चे में एकदम से आ गया क्या? नहीं, उनका जो परिवार था वो पंजाब में और इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जैसे यहां पर मैंने एक बात लिखी है, पंजाब में एक आंदोलन हुआ था 1905-1906 में। अजीत सिंह जो भगत सिंह जी के चाचा हैं, इन्होंने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, और इस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल ओ जट्टा, जिसकी वजह से इनके एक ताऊ थे जिनको अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी, इनके चाचा को जिला बदर कर दिया गया, पुलिस उनकी जांच में रहती थी हमेशा। तो आप कहेंगे कि उनका जो बैकग्राउंड था वो एक क्रांतिकारी बैकग्राउंड था, और उसी बैकग्राउंड में मतलब उनके जन्म से पहले उनके परिवारजन क्रांति से जुड़े हुए लोग थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये पगड़ी संभालो जट्टा आंदोलन उन्होंने चलाया। ठीक है जी, तो मात्र 12 वर्ष में जब ये स्कूल जाते थे तो उस समय पर इन्होंने सुना कि जलियांवाला हत्याकांड हो चुका है। अब जलियांवाला हत्याकांड हो गया तो अपने स्कूल जाने की जगह जलियांवाला हत्याकांड यानी कि आपका अमृतसर की ओर चल दिए, और कहते भगत सिंह वहां पैदल पहुंचे, और पैदल पहुंचे तो वहां की मिट्टी को एक सीसी में भर के लेके आए। उन्होंने बोला कि ये यहाँ जिन लोगों ने अपनी जान दी है, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, मैं ये उनकी क्या है, उनके बलिदान का प्रतीक है मिट्टी। तो उसको उन्होंने अपने पास रखा उस सीसी को। आप कहेंगे भैया 12 वर्ष के बच्चे में इतनी समझ, 12 वर्ष का बच्चा क्या सच में ऐसा कर सकता है? दोस्त आपको एक बात और समझनी होगी, 23 वर्ष का तो उनका पूरा जीवन है, और उस 23 वर्ष के जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 23 वर्ष के उनके जीवन में जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच और समझ थी,
उसको उस समय के जितने भी विद्वान लोग थे वो नतमस्तक थे उनकी सोच और समझ के सामने। उनकी सोच विशेष प्रकार की थी। जैसे आप लोग जानते हैं उन्होंने अब एक पुस्तक लिखी है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूं। उसके लिए उनका बड़ा एक मतलब उसमें आप पढ़ेंगे अगर उसको तो आप एक चीज जानेंगे, मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें उन्होंने एक विचारधारा के ऊपर बात की है, उन्होंने क्रांतिकारियों के ऊपर बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म है, आपको एक बात समझ रहे, उन्होंने कहा कि जो धर्म है वह व्यक्ति की मृत्यु को आसान बनाता है। आपका धर्म आपसे क्या कहता है? आत्मा मर जाएगी कि नहीं मरेगी, ये बताएं। तो आप कहेंगे भैया आत्मा को तो अमर बताया गया है। तो धर्म हमारी मृत्यु को आसान करता है। धर्म हमको सिखाता है कि हम मर नहीं रहे हैं। धर्म आपका जीवन के साथ साथ में मृत्यु को आसान बनाता है। वो कहता है कि आप मर नहीं रहे हैं, आपका जो प्रवेश है वह नई एक एनर्जी के रूप में कहीं और हो जाएगा। आत्मा शरीर बदलती रहती है, तो लोगों के लिए मरना आसान हो सकता है। वो कहेंगे यार मैं मर कहाँ रहा हूं। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसा सोच लेते हैं कि यार हम मर थोड़ी रहे, हमारा जीवन तो देश के काम आ रहा है, ये तो बलिदान है, मरे तो हम है ही नहीं, हम तो जीवित है। तो भगत सिंह वहां पर लिखते हैं कि सोचिए, जो व्यक्ति आस्तिक हैं, जो व्यक्ति आस्तिक हैं यानी जो धर्म में विश्वास रखते हैं उनको हम कहते हैं आस्तिक। उन्होंने कहा जो व्यक्ति आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, तो उनके लिए तो मृत्यु जो है देश के लिए जान दे देना आसान काम है, क्योंकि उनको पता वो मर नहीं रहे। उन्होंने कहा सोचिए कि मैं एक नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं हूं, और मैं नास्तिक हूं यानी मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु होगी और इसके बाद में कोई ईश्वर नहीं है, यह भी मैं जानता हूं। और यदि ईश्वर नहीं है तो सोचिए मेरी मृत्यु कितनी कठिन होगी जब मुझे पता है कि मैं सच में मरूंगा। एक तो चीज आसान बना ली कि भाई मरने के बाद में भाई आत्मा नहीं मरती है। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा और सच में मरूंगा, तो मेरे लिए कितना कठिन होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति आस्तिक होता है वह सही होता है, लेकिन दोस्त आप ऐसी विचारधारा मत बनाइए। आस्तिक और धार्मिक होने का व्यक्ति का नैतिक होने से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे, आपने अपने जीवन में देखे होंगे ऐसे हजारों व्यक्ति आपने देखे होंगे या सैकड़ों व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो बहुत धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, बहुत धर्म के काम करते हैं, पूजा मंदिर गुरुद्वारा आपका सब जगह जाएंगे। वो जितने भी उपासना स्थल हैं हर एक जगह वो जाएंगे, ठीक है, आपका वो मस्जिद भी जाएंगे। लेकिन क्या मस्जिद मंदिर या धर्म का सहारा लेने वाला हर व्यक्ति नैतिक होता है? मैं आपसे पूछता हूं, हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बहुत धार्मिक व्यक्तियों को अनैतिक कार्य करते हुए देखा गया है, यह पाया गया है। जिन व्यक्तियों को शुरू में धार्मिक समझा जाता था वो अंत में बहुत अधार्मिक निकले। अधार्मिक निकले तो आसाराम जैसे लोग, ठीक है, आसाराम बापू जैसे लोगों को बाद में खुलासा, ना जाने राम रहीम बाबा जैसे लोग, ना जाने कितने लोग ऐसे रहे जिनका बाद में आपको पता चला कि धार्मिकता की दृष्टि में ये एकदम अनैतिक काम कर रहे थे और इतने कार्य अनैतिक थे। तो यानी धार्मिकता का अनैतिकता से तो कोई लेना देना नहीं। वहीं अगर कोई व्यक्ति अधार्मिक है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अनैतिक है, वो व्यक्ति नैतिक हो सकता हो। और ऐसे ही व्यक्तियों के उदाहरण थे सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं, इस बात का मतलब मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूं, यानी कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, और मैं धर्मनिरपेक्ष हूं तो मैं ऐसा ही राष्ट्र चाहता हूं जिसमें धर्म का स्थान ना हो। तो आप कह सकते हैं भगत सिंह जी एक फुल एंड फाइनल कम्युनिस्ट थे, और उनका यही मानना था, उनका यही कहना था कि भाई देश ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऊंच नीच का स्तर ना बचे। तो आप सोचिए उतनी सी कम उम्र में नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की सोच और समझ उनके अंदर थी क्रांतिकारी जीवन में। आप इसलिए उनको मूल्य ना दें कि वो एक उन्होंने बम फेंका कहीं पर या सैंडर्स का बदला लिया। आप सोचिए उनका जो रेस्पेक्ट है वो इस बात के लिए, नेशन बिल्डिंग में उन्होंने ये कहा कि इस देश में सिर्फ जो जमींदार और पूंजीपति हैं उनकी जो गवर्नमेंट है, या बोले पूंजीपति या जमींदारों का जो प्रभाव है वह भारत के इस निर्माण में सिर्फ उनका योगदान ना हो। इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, और वो मजदूर आंदोलन के प्रणेता थे, वह जो निचला वर्ग था, जो दमित वर्ग था, जिसका दमन हो रहा था, उसको वह उठाना चाहते थे कि जिस वर्ग का दमन हो रहा है तो सब कुछ इक्वल रहे। देश निर्माण में ये चीजों का ध्यान रखा जाए कि जो हमारा निचला वर्ग है उसको ऊपर लाया जाए और सब लोगों को एक समान करके तब एक नेशन बिल्ड किया जाए। अब नेशन बिल्ड किया जाए तो इस बात के लिए आप समझ सकते हैं
दोस्त कुछ मत लिखो प्लीज, कमेंट मत करो। आलोक कुमार जी 1908 में मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हुई। कब मंगल पांडे को 1908 में फांसी हुई? क्या मूर्खता का लिख रहे हैं आप? मंगल पांडे जी 1857 क्रांति के लिए सजा हुई है। मैं बोलता हूं जब मैं बोलूं तो आपको सुनना है बस, ठीक है? तो बात समझेंगे यहां पर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब इनका हुआ तो ये कहां पर पहुंचे? प्लीज रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट, सुनेंगे मत, कमेंट कीजिए कोई, है ना? अच्छा जी, रॉलेट एक्ट एक आया, मैंने आपको बताया ये काला कानून था। अंग्रेजी सरकार ने लोगों को गिरफ्तार किया, ठीक है? किस लिए आया था ये आंदोलन? मुझे आप लोग सोचेंगे एक बार, आप कहेंगे भैया भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उनको दबाने के लिए आया। बिना वकील बिना दलील का कानून ये था। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ जलियांवाला बाग पहुंची, और जो भीड़ जलियांवाला बाग पहुंची उस भीड़ को माइकल ओ डायर, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, पूरे पंजाब स्टेट का, उसने भीड़ को रोकने के आदेश दिए। जनरल डायर ये सेना का अध्यक्ष था, ठीक है? ब्रिगेडियर, क्या बोलोगे? जनरल डायर, ये ब्रिगेडियर जनरल था, दोनों पद याद रखें, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसने इसको आदेश दिए भीड़ पर गोली चलाने के लिए। आप लोग जानते हैं जलियांवाले में भीड़ चलाई गई। जलियांवाला बाग में हत्याकांड की जांच के लिए कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार तो ये तो कहते कि 378 लोग मारे गए, लेकिन दरअसल में हमारा लोग कहते हैं कि भाई लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए एक हंटर आयोग बना। हंटर आयोग में 8 सदस्य थे। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था कि हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे। 5 इसमें अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे जांच के लिए कि भाई क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने लोग मारे गए। चिम्मन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 इंडियन थे। अब आती है बात, ये तो कॉमन बात हुई, मैंने बताया जलियांवाला का बैकग्राउंड। जलियांवाला की मिट्टी भगत सिंह जी अपनी सीसी में ले लेते हैं। भगत सिंह जी की क्या सोच और समझ थी इस देश के निर्माण को लेकर के, वो मैंने आपसे साझा की। अब आते हैं, भगत सिंह जी ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया, और इस नौजवान सभा में उस समय 5 लाख एक्टिव मेंबर थे। दोस्त, अगर आप 5 लाख सदस्य आज सोशल मीडिया वाले ग्रुप में या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने विचारों के माध्यम से अगर 5 लाख लोग जोड़ना चाहते तो आप आज भी नहीं जोड़ पाएंगे। आप बेशक मस्ती करके या कुछ अन्य चीजें एंटरटेन करके लोगों को, तो बेशक लोगों को जोड़ लें, लेकिन अपनी विचारधारा से उस समय जब आपका कोई किसी प्रकार का अन्य माध्यम नहीं था, फिजिकली लोगों को जोड़ना होता था और अपने संवाद से लोगों को जोड़ना होता था, तो उन्होंने अपनी नौजवान सभा में 5 लाख सदस्यों को उस समय जोड़ लिया। एक वाकई में ये दर्शाता है कि उनकी उम्र इस समय कितनी रही होगी, सारे दोस्त बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया उनकी उम्र तो इस समय पर आपकी कितनी रही, सारे दोस्त बोलेंगे। तो आप कहेंगे कुल 1931 में अगर हम बात करते हैं तो उनका 23 साल का जीवन है। ये उससे 5 वर्ष पहले की बात है। 18 वर्ष की अवस्था में आज का युवा 18 वर्ष की अवस्था में रोता है, वह ये कहता है कि मैं जीएस कैसे पढ़ूं। 18 वर्ष की अवस्था में लड़कों को तुम देखोगे जी मैं मैथ कैसे सीखूं। और एक 18 वर्ष की अवस्था में सरदार जी क्या कर रहे थे, लोगों को एकजुट और लोगों के अंदर क्रांति का मैसेज भेज रहे थे। ये सोचने की बात होगी। नौजवान सभा 1928 में एचएसआरए में विलय हो गया। एचएसआरए एक संगठन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एचआरए क्रांतिकारियों का एक संगठन था। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, जान समझे। चोरी चोरा कब हुआ? चोरी चोरा, तो आप कहेंगे चोरी चोरा हुआ था भैया आपका 1922 में। चोरी चोरा के बाद में दोस्त असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो सब लोग गांधी जी के पीछे से हट गए। उन्होंने कहा भाई गांधी जी को अब लीडरशिप नहीं देंगे, हमको ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गांधी जी ने तो 1 साल का प्रॉमिस किया था, लेकिन 1 साल का प्रॉमिस उन्होंने निभाया नहीं। तो निभाया नहीं तो चोरी चोरा आप क्या बोलेंगे यहाँ पर। चोरी चोरा में दोस्त क्या होता है, उसके बाद में देश में राजनीतिक लोगों ने 1923 में बनाई स्वराज पार्टी, नेताजी लोगों ने, उन्होंने एक पार्टी अपनी अलग बना ली। वहीं जो छात्र वर्ग था उसने भी तो अपने स्कूल छोड़े थे। तो 1924 में एक एचआरए बना था कानपुर में, और ये एचआरए, इसमें एक्टिव मेंबर्स थे। यही एचआरए, इसमें आपका नौजवान सभा, इसी से सरदार भगत सिंह जी फिर जुड़ गए, और सरदार भगत सिंह जी जो जुड़ गए तो यह संगठन हो गया एचएसआरए, जिसको लीड करते थे कौन? आपका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, सारे क्रांतिकारियों को गाइड करने का काम मोस्ट ऑफ को किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ये 1928 का है। दिल्ली में इसका क्या हुआ था? दिल्ली में इसका गठन हुआ था।
तो यानी कि ये सारे ग्रुप्स आपस में मिल गए और जितने भी युवा क्रांतिकारी थे वो सब एक जगह आ गए। ठीक है जी, यहां तक की बात सही है। अब बात आती है गांधी जी के, इनके गांधी जी बोल रहा हूं कि भगत सिंह जी के अपने जीवन की एक बात समझिए कि कैसे जुड़े, तो बड़ा ये सीखने और समझने के लिए है। अब जब कोई बच्चा बड़ा होता तो इनके पिताजी चाहते थे कि इनकी शादी हो। अब शादी हो तो पड़ोस के गांव से रिश्ता भी आया। अब पड़ोस के गांव से जब रिश्ता आया तो पहले तो इन्होंने बहाना बनाया, इन्होंने बताया कि भाई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक ऐसी लड़की भी ढूंढ ली गई जो पढ़ी लिखी थी। तो इनको दिख गया कि भाई अब घर वाले जो है वो शादी करेंगे, वो शादी से मानेंगे नहीं। और जब इनका क्या ख्याल था, इनका ख्याल था कि इनको शादी ही नहीं करनी है। इन्होंने कहा था कि इस देश की आजादी ही मेरी दुल्हन है। आजादी ही मेरी दुल्हन से मतलब है जब तक देश आजाद नहीं होता या देश की जो आजादी है उसी को मेरा जीवन समर्पित है सारा। तो उसके लिए घर से चले गए और घर से चुपचाप चले गए। ठीक है, और घर से चले गए यहाँ पर अपने पिता को पत्र लिख के सारी बातें ये कि भाई मैं देश की आज़ादी में मैंने अपना जो संपूर्ण जीवन है पिताजी वो इस देश को दे दिया है। ठीक है, इनके पिता, अपने पिता का नाम है किशन सिंह। किशन सिंह जी का नाम एक बार लीजिए, भारतीय क्रांति में बहुत सारे लोग शायद इस देश के नहीं जानते होंगे कि सरदार भगत सिंह जी के पिताजी क्या नाम है। इवन उनका बर्थडे तक याद नहीं है। वो एक नेशन बिल्ड करने की वो समझ रखते थे दोस्त, आप समझेंगे अभी धीरे धीरे। कि किशन सिंह, माता इनकी विद्यावती कौर थी। अपना घर छोड़ के पंजाब से बंगाल गए, वहां प्रताप पत्रिका में काम किया, वहां पर इनको बटुकेश्वर दत्त साथ मिला। ठीक है, आदि लोगों को। अब ये क्या करने लगे कि एक दुर्गा भाभी का जिक्र यहां पर मैंने किया है, ये भगवती चरण वोहरा की पत्नी है। भगवती चरण वोहरा कौन है? भगवती चरण वोहरा ये फिलॉसफी ऑफ द बम इन्होंने पुस्तक लिखी है। यानी आप समझिए उस समय के क्रांतिकारियों को बम बनाना अगर किसी ने सिखाया तो वो भगवती चरण वोहरा थे। अब जब भगत सिंह जी वहां चले गए, आपका यहाँ मैगजीन में काम करने लगे, और ये मैगजीन थी आपकी किन की? जो लोग इस क्रांति की लड़ाई से जुड़े हुए युवा लोग थे। अब यहाँ पहुंच करके, क्योंकि अब क्या होता था कि भाई बहुत सारे सामान को पहुंचाना पड़ता था, बहुत सारे जो वेपन्स थे उस समय, बहुत छोटी छोटी पिस्टल बाहर के बाजारों से मंगा के हैंडमेड पिस्टल्स उनको क्रांतिकारियों के पास पहुंचाया जा रहा था, बम पहुंचाए जा रहे थे। तो उसमें भगत सिंह भी साथी बने। भगत सिंह भी जगह जगह जाते और दुर्गा भाभी उनके साथ जाती। ये इसलिए क्योंकि उस समय महिलाओं की जांच उतनी नहीं होती थी, ना महिलाओं पर शक किया जाता था। तो दुर्गा भाभी बड़ा लीडिंग रोल है इनका हमारे देश में। जगह जगह क्रांतिकारियों के पास इन्होंने वेपन्स पहुंचाए जो देश की इस क्रांति की लड़ाई में काम आए। ठीक है, अच्छा जी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली से मतलब दिल्ली में जो असेंबली थी, बम फेंका। कितने तारीख को? 8 अप्रैल 1929 को। सदस्य किसके हैं? ये HSRA। अच्छा, बम फेंका, क्यों फेंका? HSRA जो 1928 में बना, अब यहां पर इन्होंने बम फेंका। और ये समझना आप, यहां आपको थोड़ी समझ और विकसित होगी कि ब्रिटिश सरकार एक बिल लेके आई देश में, क्या बोलोगे? पब्लिक सेफ्टी बिल। इसका मतलब था बिना मुकदमे के भी किसी को हिरासत में ले लेना। ठीक है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि जो मजदूर हैं वो कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये इतने हार्श बिल हैं, आप समझ सकते, इतने कठिन बिल थे कि एकदम से मजदूर का शोषण करने के लिए बिल आए कि मजदूर को शोषित किया जाएगा। तो अब भगत सिंह एक तरफ और HSRA में वो मजदूर आंदोलन के तो एकदम समर्थक थे। वो ये मानते थे कि मजदूर आंदोलन को तो दबाया ही नहीं जा सकता। अब HSRA के सदस्यों के सामने ये बात, दिक्कत ये आई कि भाई करे तो करे क्या ताकि ये दोनों बिल रोके जा सके। अब HSRA का ये निर्णय था कि भाई एक काम करते हैं, हम इस असेंबली में, जिस असेंबली में ये बिल पारित होने हैं, वहां एक बम फेंकते हैं और उस बम से किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। बस उसका उद्देश्य ये रहेगा कि उस बम के द्वारा पूरे देश का ध्यान आकर्षित होगा कि ये बम क्यों फेंका गया आखिर। तो ये बिल आपका पता चलेगा सब लोगों को कि ये चुपचाप जो बिल पारित करने जा रहे हैं, इनके विरोध में ये बम फेंका गया है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जो बम फेंका गया तो भैया बिना मुकदमे के हिरासत में लेने वाला और मजदूर हड़ताल के खिलाफ तो ये लोग पहुंच गए। अब HSRA के सदस्यों के सामने बड़ी दिक्कत की बात थी, भेजे तो किसको भेजे, क्योंकि भगत सिंह तो इंपोर्टेंट मेंबर थे उनके लिए। तो लेकिन फाइनली चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई तुमको मतलब इसमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं जाना चाहिए, वो चंद्रशेखर आजाद क्यों मना कर रहे थे, मैं आपको बता दूं। लाला लाजपत राय जी
साइमन कमीशन देश में कब आया, सारे लोग जानते होंगे। दरअसल में साइमन कमीशन देश में आया था 1928 में, क्या बोलो 1928 में। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता रहा हूं, जो जानते हैं उनको अच्छी बात है, सैल्यूट है। लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि इन्होंने विरोध किया। साइमन कमीशन व्हाइट मैन कमीशन था एक, उसमें कोई भारतीय नहीं था, और ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारे भारत के सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन आया है तो उसमें भारतीय होने चाहिए। तो गो बैक साइमन के नारे लगे तो लाला जी ने वहाँ आपका विद्रोह किया तो अंग्रेज सरकार ने स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स ने लाठियाँ इनको मारी, इनके सिर पर लाठियाँ लगी, लहूलुहान हुए और अस्पताल में इनकी मौत हो गई। अच्छा ठीक है, इनकी जब मौत हो गई लाला जी की, तो लाला जी की मौत के बाद में उसी भीड़ में जब वहां लाला जी पर लाठियां लग रही थी, भगत सिंह मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, तो इनको इनके साथी लोगों ने पकड़ा हुआ था कि भाई अब हमको यहां से निकलना होगा, अंग्रेज सरकार अब बर्बर हो चुकी है और लाठियां पीटी जा रही है, इस सब चीज का हम बदला ले लेंगे। तो लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला किसने लिया? तो लाला लाजपत राय जी की मौत के बदले में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सैंडर्स की हत्या, दरअसल में हत्या तो होनी थी स्कॉट की, लेकिन स्कॉट तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था और ये सैंडर्स था एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स की हत्या कर दी गई 1 महीने बाद 17 दिसंबर को, ठीक है 1928 में। तो भगत सिंह जी की तलाश चल रही थी सैंडर्स की हत्या के मामले में, यह घटना मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो जब इनकी हत्या की जांच चल रही थी तो चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे कि भाई तुम अगर वहां बम फेंकने जाओगे और यदि तुमको वहां गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज सरकार ने वो पुराना मुकदमा खोल दिया जिसमें तुम आपका फरार चल रहे हो, जिसमें तुम, तो मुझको ये अंदेशा है कि तुमको शायद फिर ये कभी बाहर ना आने दे। और उनका नहीं, हम इसमें कर थोड़ी रहे हैं कुछ में, और उसमें क्या अंग्रेजों के पास कोई एविडेंस थोड़ी है हमारे खिलाफ, कोई पक्का एविडेंस तो है नहीं, तो गिरफ्तारी हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है भगत सिंह की जिद की वजह से फिर चंद्रशेखर आजाद जी को भी मानना पड़ा, क्योंकि भगत सिंह ये चाहते थे कि लीड में स्वयं करूं, कोई और लीड करेगा तो कहीं कमजोर ना हो जाए। तो बटुकेश्वर दत्त उनके साथी चुन लिए गए और असेंबली में उन्होंने बम फेंका, और बम उस जगह फेंका जहां खाली बेंच थी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और यहां पर अपनी गिरफ्तारी दी और नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद का, जो नारा मौलाना हजरत अली ने लिखा था, उस नारे को यहां पर उन्होंने दिया। क्या बोले? इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब होता क्रांति की जय हो, क्रांति जिंदाबाद है और क्रांति चलती रहेगी। ठीक है जी, अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब क्या होता है यहां पर कि 23 मार्च 1931 को फिर इनको फांसी हो गई। अच्छा, ये बड़ी बात है। यहां आप एक बात समझें कि जब भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सबसे बड़ी बात, भगत सिंह जी एडवोकेट नहीं थे, लेकिन वकालतनामा लगा करके, आप जानते होंगे कोर्ट प्रोसीजर में आप अपनी वकालत खुद कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो भगत सिंह जी ने अपना मुकदमा खुद लड़ा। वो ये चाहते थे कि लोगों के बीच जो मैसेज जाएंगे वो मेरा संवाद होना चाहिए, और बड़ा शानदार उन्होंने संवाद किया कि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने चाल चली, उन्होंने जो आपका लाहौर षड्यंत्र मामला है वो सैंडर्स वाला वो खोल दिया। क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बम फेंका तो यहाँ तो कोई मुकदमा, किसी को कैजुअलिटी हुई नहीं, तो यहाँ तो धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन सैंडर्स की हत्या, धारा 302 का वो मुकदमा अंग्रेजी सरकार ने चालाकी से खोल दिया। अच्छा जी, ये राजगुरु और सुखदेव दिल्ली एचएसआरए के सदस्य थे। तो एचएसआरए के सदस्य थे तो ये दोनों लोग भी फरार चल रहे थे, चंद्रशेखर आजाद भी फरार चल रहे थे सैंडर्स हत्या के बाद में। इन सबको भी नोटिस था कि भाई इनको पेश होना है, लेकिन सब लोग फरार थे। तो दिल्ली छापे में, जब दिल्ली एचएसआरए के कुछ मुख्यालयों पर छापे पड़े तो वहां से राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके, मतलब अंग्रेज सरकार की पूरी मंशा थी कि हमारे एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई है तो उसके लिए कठोर से कठोर सजा जल्द से जल्द दी जाए। तो कहने का मतलब है भगत सिंह जी ने अपना पक्ष, जब अपना मुकदमा लड़ा, तो आप सोचेंगे तो उन्होंने कहा भगत सिंह जी ने अपने मुकदमे को लड़ते समय और महसूस करना क्या क्रांतिकारी भावना रही। उन्होंने जज के सामने ये बात कही कि जज साहब, जब कभी भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध के पीछे व्यक्ति की आपराधिक मंशा देखी जाती है कि उसका आपराधिक मंशा थी या नहीं थी, यानी वह क्या सच में क्रिमिनल माइंड से उस काम को करना चाह रहा था या नहीं।
कभी भी अपराध के पीछे उसकी मंशा देखी जाती है। तो आप ये देखिए हमने जो किया है, क्या उसके पीछे हमारी मंशा क्या है। तुमने इस जनरल डायर को, जिसने हजारों लोगों को गोली के घाट उतरवा दिया, उसको ब्रिटिश सरकार ने इतने सारे जवाहरात, इतने सारे आपके प्राइजेस, इतने सारे गिफ्ट, इतनी सारी भेंट उसको दिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने यह माना है कि जो जनरल डायर ने किया वह एक सरकारी आदेश का पालन करते हुए किया और उसके पीछे उसकी कोई किसी व्यक्ति को मारने की मंशा नहीं थी, वह तो सिर्फ एक आदेश का पालन कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी मंशा को भी देखा जाए कि हमारी मंशा बम फेंकने के पीछे क्या मंशा हमारी थी। या सैंडर्स का तो था नहीं तब तक, सैंडर्स का तो मुकदमे का तब तक अंग्रेजी सरकार ने जोड़ा नहीं था। तो अब जज ने क्या कहा, जज ने कहा कि कोर्ट में इस प्रकार की भावनात्मक दलील को नहीं सुना जाता, यानी जज ने डिनाई कर दिया। अब जज ने डिनाई कर दिया तो कहने की बात है कि फिर उनको सेंटेंस को बाद में उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने तो चालाकी से डेथ सेंटेंस उनको दिया। डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा उनको दी, क्योंकि उन्होंने फिर इसमें सैंडर्स की हत्या के मुकदमे को भी जोड़ दिया। और आप लोग रोएंगे इस एक बात पर, भगत सिंह जब अपनी पैरवी करने आते तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जितना अत्याचार किया गया, उनके साथी लोगों ने लिखा है जो जेल में बंद रहे, कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनको लाठियों से मार मार के उनके उभरते हुए घावों पर नमक रगड़ा तो भगत सिंह ऐसे मुस्कुराते थे जैसे मान के चलो कोई उनकी मालिश कर रहा हो। भगत सिंह को इन लोगों ने कौड़ों से पीटा तो वो ऐसे मुस्कुराते थे जैसे उनके ऊपर कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो। और दोस्त अपनी किसी भी सुनवाई के दौरान भगत सिंह चल के नहीं आ पाए, ऐसी अवस्था उनकी कभी नहीं हो पाती थी कि वो चल के कोर्ट में आ पाए। हमेशा उनको एक स्ट्रेचर पे लाया जाता क्योंकि उनकी हालत वही थी, ना खड़े हो सकने वाली उनकी हालत थी। कहते हैं कि भरी भीड़ में जब लोगों का कोर्ट ये खचाखच भरा रहता तो भगत सिंह लोगों को देख के हमेशा मुस्कुराते, कभी लोगों ने उनके चेहरे से मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं देखा और वो ना खड़े होने वाली स्थिति में होते। अब बात आती है यहां पर सबसे बड़ी कि गांधी जी ने उनको बचाया तो क्यों नहीं बचाया। तो यहां पर एक बात तुमको समझनी होगी दोस्त, यहां पर देखें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी हुई है। इनके सरकारी वकील हैं आपके आसफ अली, और आसफ अली इनके वकील थे। भगत सिंह जी का समाधि स्थल जो है वो पंजाब में है। भूख हड़ताल में मौत हुई थी, जतिन दास की इनके साथी एक थे, यहां पर समझेंगे। भूख हड़ताल में जब ये भी जेल में थे तो भूख हड़ताल में बोस्टरल जेल थी एक लाहौर, पहले इसी जेल में थे, इनको बाद में लाहौर जेल शिफ्ट किया गया। बोस्टरल जेल में एक जतिन बाग थे 63 दिन। तो क्योंकि वहां पर क्रांतिकारियों को भी, अब तुम समझो एक व्यक्ति को तय हो चुकी है सजा और वहां क्रांतिकारियों के साथ में जेल में अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो उसके लिए आंदोलन कर दिया, जेल में आंदोलन किया। तो ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव इन क्रांतिकारियों ने बनाया कि ब्रिटिश सरकार ने अपने घड़ों में, जहां पर ये लोग पानी पीते थे, घड़ों में दूध भरवा दिया कि कम से कम ये क्रांतिकारी दूध पिएंगे नहीं तो मरेंगे सब। तो कहते कि इन्होंने उन घड़ों को फोड़ दिया, उन घड़ों को फोड़ दिया और सब लोग भूखे रहे कि जब तक हमारे इन लोगों के साथ में एक मानवीय या एक उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसमें भारत के क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह जी के साथी थे जतिन दास, 63 दिन भूखे रह के उन्होंने जान दे दी, यानी जान चली गई। अब ठीक है, जान चली जाती है तो यहां पर एक बात समझे। अब इनके बचाव पत्र पे 4 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यून पत्र में इन्होंने लिखा, ट्रिब्यून पत्र में लिखा भगत सिंह जी ने, मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। मैंने अभी एक बात आपको बताई कि भगत सिंह जी का मानना था, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मृत्यु बड़ी कठिन है, मैं नास्तिक हूं तो मेरे लिए तो मृत्यु कठिन हुई, तुम सब लोग तो आस्तिक हो तो तुम्हारे लिए तो मृत्यु आसान हुई, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और मुझको पता है कि मेरी मौत के बाद में कहीं कुछ होने वाला नहीं है, मेरी मौत के बाद में मतलब कि शरीर का दोबारा जन्म होना वाला, ये सारी बातें निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, यानी मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मेरे मरने के बाद में ये जो युवा पीढ़ी है इसके अंदर एक मैसेज जाएगा और क्रांति की जो ये भावना, ये क्रांति की जो ये अग्नि है ये तेज भड़केगी और लोगों तक ये क्रांति जाएगी। और अध्ययनशील व्यक्ति वो थे ही, आप लोग जानते हैं। मैंने आपको बताया कि जब उनके समय वहां पर चतर सिंह ने जब उनको बताया भगत सिंह जी की फांसी की डेट 24 मार्च थी, एक दिन पहले उनको फांसी दी, क्योंकि 23 मार्च को तो लोग आने लगे थे लाहौर जेल पर। अंग्रेज सरकार जान चुकी थी 24 मार्च तक यहाँ शायद लाखों लोग पहुंच सकते हैं और शायद इस जेल की दीवारों को तोड़ के भगत सिंह जी को यहां से ले जा सकते हैं। तो यहां पर एक बात आपको समझनी होगी दोस्त कि एक दिन पहले उनकी फांसी हुई तो चतर सिंह ने जब उनको बताया जाकर के कि भाई तुमको फांसी है, तो उन्होंने कहा तो मुझे 5 मिनट का समय दो।
अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है, उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो इतनी उनके अंदर भावना थी। तो क्या होता है कि भाई इनके पिताजी, अब आप जानते ही हैं कि इनकी माता विद्यावती कौर, इनके पिताजी इनसे मिलने आए। तो इनके पिताजी मिलने आए तो किसी ने उनके पिताजी से कहा कि भाई आप एक काम करिए कि एक वायसराय को पत्र लिख दीजिए, यानी इरविन को पत्र लिख दीजिए, माफीनामा लिख दीजिए, और माफीनामा लिख करके बोल दीजिए कि भाई हमारे बच्चे से ये भूल हुई है और इसकी सजा माफी पर विचार किया जाए। तो इस बात से भगत सिंह स्वयं अपने पिता को बुलाते हैं और अपनी दी हुई चिट्ठी इस ट्रिब्यून पत्र में उन्होंने लिखवाई, और भगत सिंह जी ने कहा कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो, कहीं ऐसा कोई मैसेज ना जाए, कहीं लोग कल को ये कहने लगे कि भगत सिंह ने अपने पिता की मदद लेकर के माफीनामा लिखवाया है। भगत सिंह शायद टूट चुके हैं और इस समय अपनी मृत्यु की खबर को सुन के कि भाई उनको फांसी होगी, वो शायद अब कमजोर हो चुके हैं, घुटने चिका चुके हैं। उन्होंने कहा पिताजी नहीं, ये मैसेज समाज में जाना चाहिए कि हमारी क्रांतिकारी भावना अभी झुकी नहीं है। पिताजी आप पत्र कैसे लिख सकते हो? उन्होंने उस समय दलील दी अपने पिताजी को कि मैं उस अजीत सिंह, पिताजी मैं आपके उस खून का हिस्सा हूं जिन्होंने इस पंजाब की भूमि पर पगड़ी संभाल और झट्टा आंदोलन चलाया, मेरे अंदर जिन्होंने क्रांति के बीज बोए, वो लोग आज माफी की मांग कर रहे हैं। कहते भगत सिंह की आंखों में एक क्रोध और आंसू थे उस समय पर। तो उनके पिता ने जैसा उन्होंने किया ऐसा किया। उनके कहने के मुताबिक उनकी मां विद्यावती कौर उनसे जेल में मिलने गई और रोने लगी। बड़ा भावपूर्ण वाक्य है। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा मां तू भगत सिंह बेबे, भगत सिंह की बेबे होकर रोती है, भगत सिंह की मां होकर रोती है। तो उसकी मां ने कहा, उनकी मां ने कहा था, विद्यावती कौर जी ने कहा था कि बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं भगत सिंह की मां हूं और इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं सिर्फ रो इसलिए रही हूं कि मुझको तेरे जैसे भगत सिंह के जैसे और बाकी बेटे क्यों नहीं दिए, और बेटे क्यों नहीं दिए। तो यहां पर क्या होता है कि ट्रिब्यून पत्र में अब यहां पर बात आती है कि गांधी जी का क्या पक्ष था। तो देखो पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि गांधी जी ने इरविन को क्या लिखा या नहीं कहा, तीन चीजें समझनी होंगी। इरविन के ऊपर तो एक दबाव है, जो आपका पंजाब, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसका दबाव था कि अब फांसी होनी ही चाहिए क्योंकि हमारा एक अंग्रेज अधिकारी मरा है। साथ में लंदन से एक प्रेशर था कि भाई फांसी होनी ही चाहिए। इरविन का ये पक्ष। गांधी जी की बात करें अगर हम, तो एक आपका सुमित सरकार इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, बड़े इतिहासकार हैं इस देश के, और उन्होंने कहा कि गांधी जी तमाम प्रयासों के बाद में भी भगत सिंह को जो नहीं बचा सके, इसका मतलब उन्होंने प्रयास किए। विपिन चंद्रा जी ने भी इस बारे में बात की है कि इरविन नहीं माने, कि कहते कि गांधी जी ने उनके लिए बात की कि भाई उनकी सजा को किसी तरह से तब्दील किया जाए, लेकिन पंजाब ब्यूरोक्रेसी का एक दबाव था। एक पक्ष ये आता है कि जब इरविन से इस बारे में पूछा गया था कि क्या कभी गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के दौरान बात की थी आपसे, तो उन्होंने वहां पर एक दलील दी, एक पक्ष दिया है। इरविन ने कहा कि मुझसे इस बारे में कोई विशेष बात नहीं हुई, बस गांधी जी ने एक बार कहा था कि आपका वो भगत सिंह जी फांसी के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने बताया इस डेट को 24 मार्च को फांसी होनी है। तो उन्होंने कहा कराची अधिवेशन होने को है, इसके नजदीक है, शायद देश में दिक्कतें होंगी। कराची अधिवेशन तभी हुआ था, एक वीक बाद ही। अब यहां आपको समझना होगा कि गांधी जी के विपक्ष में लोग खड़े हो गए, गांधी जी बचा नहीं पाए, लेकिन वहां पर एक पक्ष ये भी है कि गांधी जी ने प्रयास किया, लेकिन कंडीशंस ऐसी थी कि उस हत्या के बल पे, या आप ये भी बात समझ सकते हैं गांधी जी उस बलपूर्वक तरीके से, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के समर्थक थे, बलपूर्वक तरीके से उस बात को नहीं कह पाए। उन्होंने सामान्य तरीके से एक वो बात की होगी और सामान्य तरीके से उसको नकार दिया गया, ठीक है। और इसके बाद में काले झंडे दिखाए गए, तो वहां पर सब लोगों ने कहा कि भैया ये कराची अधिवेशन बाद में होगा, पहले भगत सिंह जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वो श्रद्धांजलि पत्र पर गांधी जी ने वहां पर एक पंक्ति ऐड करवाई थी बाद में कि हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो यानी कि वो उनके पक्ष में, उनके विचारधारा के पक्ष में वो भी थे। लेकिन कहने की बात है उनको बचाया नहीं जा सका और अंग्रेज सरकार भी नहीं चाहती थी कि वो बचे, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त को इस मामले में आजीवन कारावास हुआ, क्योंकि ये सैंडर्स की हत्या में नहीं थे, सिर्फ बम कांड के लिए इनको आजीवन कारावास हुआ। मदन मोहन मालवीय ने भगत सिंह जी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखे थे, ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है। भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है। स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उबार, द डोर टू डेथ, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ेंगे।
और समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे लेख हैं, दरअसल में मैं नास्तिक क्यों हूं, एक पुस्तक बहुत सारे लेखकों की, एक चमनलाल आप पढ़ना। चमनलाल भगत सिंह जी के बहुत करीबी आदमी रहे हैं। जब इन्होंने बम फेंका उस समय भी चमनलाल वहीं मौजूद थे। हिंदुस्तान टाइम्स में इनके लेख, जब भगत सिंह ने उनसे कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जनता तक पहुंचना चाहिए, मेरी सोच और समझ, और हिंदुस्तान टाइम में उनके लेख लिखे थे चमनलाल ने। तो चमनलाल जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ना, ठीक है। आगे आएंगे। 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बीच की चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये हुआ था, लेकिन जब कोई प्रयास नहीं हुआ, यानी व्यापक स्तर पर जब कोई सामने से नहीं दिखा, जैसे मान के चलिए बंद कमरे में मैं आपसे ये कह दूं कि मैं मुलाकात करके आया था और अंकित भाटी सर से मैंने ये बातें की, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आपके सामने बातें नहीं हुई, किसी जनसभा पे किसी चीज को लेकर के वह आपका दबाव नहीं बनाया गया, क्योंकि गांधी जी तो उस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे और सभी ने अवज्ञा पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था। तो गांधी जी हिंसात्मक प्रवृत्तियों के पक्ष में नहीं थे। तो गांधी जी का ये एस्पेक्ट कि गांधी जी ने प्रयास किए होंगे, वो बहुत इतिहासकारों को धूमिल दिखता है कि गांधी जी ने कोई प्रयास उसके लिए नहीं किया होगा, ठीक है। तो उनके दादा का नाम भगत सिंह जी, दादा का नाम अर्जुन सिंह है। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 है, जो क्या कर दी गई आपकी 23 मार्च 1931 कर दी गई, ठीक है। चतर सिंह ने कोठरी नंबर 14 में भगत सिंह जी को सूचना दी कि आपको फांसी एक दिन पहले यानी 23 मार्च को होगी, और भीड़ पहुंची थी वहां। भीड़ को जैसे ही पता चला कि भैया यहाँ पर, और ये अंग्रेज सरकार तो चुपचाप रात में उनकी डेड बॉडी को ले जा करके आपका पीछे ले जाना चाहते थे, पीछे ले जाकर के उनको जलाना चाहते थे, लेकिन भीड़ ने वहां पर अटैक कर दिया और पहुंची हुई भीड़ ने फिर भगत सिंह जी का अपने आप बोलते ना अंतिम संस्कार किया। ठीक है, तो इनको मतलब एक दिन पहले फांसी हो गई। यह अन्य क्रांतिकारी हैं शिवराम हरि राजगुरु, इनका जन्म भी कब हुआ? देखो इनकी उम्र भी वही है, 1908 पुणे। शहीदी 23 मार्च है। पिता हरि नारायण, माता पार्वती बाई। ये एचएसआरए के सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। किसमें शामिल थे ये राजगुरु? आपका सांडर्स हत्याकांड में भगत सिंह जी के साथ थे, ठीक है। हुसैनपुर में इनका भी दाह संस्कार हुआ। इनका छद्म नाम, दूसरा नाम इनका रघुनाथ है। सुखदेव थापर ये भगत सिंह जी के स्कूल मेट हैं, उनके दोस्त थे, बहुत शानदार दोस्त उनके थे, साथ उन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। शहीदी 23 मार्च 1931 को हुई। पिता रामलाल हैं, माता रली देवी। लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह जी के साथ पढ़े। एचएसआरए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसमें पंजाब समिति की कमान यही संभालते थे, सचिव थे यही। एचएसआरए में ही सचिव आपका जो मैंने नाम लिया, जो चमनलाल थे, वो इनके साथी थे। बच्चा पूछ रहा है सर गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया? दोस्त मैंने बताया ना, गांधी जी तो हिंसा के पक्ष में है ही नहीं। गांधी इरविन समझौते में भी गांधी जी ने क्या कहा? साफ साफ एक मांग लिखी हुई थी कि उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए जो हिंसा में शामिल नहीं है, जो हिंसा में शामिल नहीं है, यानी जो हिंसा में शामिल हैं उनको ना छोड़ा जाए, ठीक है। ये बात याद रख लेना। किनको? गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मनीष माहर जी, बहुत शानदार। तो तीनों क्रांतिकारियों को फांसी हुई है, ये बात आपको याद रख लेनी है। और तीनों ने गीत गाया था। कल हम चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जानेंगे, शायद बहुत कम जानते होंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बाकी तो बहुत सारी बातें बनती हैं दोस्त। बिल्कुल, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहिर रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ख्याल रखिए अपना। बहुत सारा कहने की बात है कि दोस्त आपको वैचारिक रूप से क्रांति अपने अंदर भी रखनी होगी, अपने आसपास भी रखनी होगी। तो आपके विचार जीवित रहने चाहिए और आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और शाम को 3 बजे। थैंक यू, नमस्ते, जय मां सरस्वती।